अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 4। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में, यानी कि वो चीज़ें जो पहले से फ़ज़ा में मौजूद नहीं होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, और कुछ नेचुरली फ़ज़ा में ये जाके फ़ज़ा को आलूदा कर रही होती हैं। ठीक है, तो आज हम वो जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, आज हम उन तमाम एयर पॉल्यूटेंट्स के वन बाय वन क्या करेंगे, इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे। पहले मैं आपको एक नेचुरल एयर की कंपोजिशन अगेन उसके बारे में बता देती हूँ कि नेचुरली एयर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसके अलावा नाइट्रोजन मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, और साथ में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब अपनी नॉर्मल कंसनट्रेशन की फॉर्म में मौजूद है तो उस टाइम वो एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ही वो अपनी जो उसकी नॉर्मल कंसनट्रेशन है उससे एक्सीड कर जाएगी तो वो भी एक एयर पॉल्यूटेंट बन जाएगी। ठीक है, तो इसका फिर हमारे माहौल के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, वन बाय वन इन तमाम एयर पॉल्यूटेंट्स के इफ़ेक्ट को मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले किसके इफ़ेक्ट हम देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के। जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो नेचुरली उसकी जो परसेंटेज होती है फ़ज़ा में 0.3% होती है। ठीक है, लेकिन जब इसकी जो कंसनट्रेशन 0.3% से एक्सीड कर जाती है तो फिर ये क्या करती है, माहौल के लिए बहुत नुकसानदा हो जाती है। वैसे ये आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एक वाइटल, क्योंकि आपको बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ होता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, वही फूड आपको पता आगे ह्यूमन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मल कंसनट्रेशन है ये कभी भी माहौल के लिए नुकसानदार नहीं है, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये पॉइजनस गैस भी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो ही अपनी ये जो इसकी नॉर्मल कंसनट्रेशन से इसकी जो इंक्रीज़ कर जाती है तो ये ओवरऑल पूरे प्लेनेट के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन पे चली जाती है। ठीक है, इसका एक मेन इफ़ेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि मुसलसल फ़ज़ा में जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो जो सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो वापस बाहर वाली फ़ज़ा में जाने के बजाय इसी हमारी फ़ज़ा में शामिल होना शुरू हो जाती है, इसी में यानी एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, और इस एज अ रिज़ल्ट हमारी जो एयर का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। इसी चीज़ को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि दुनिया का मुसलसल गर्म होना। ठीक है, जो अर्थ की सरफेस है उसका टेम्परेचर मुसलसल क्या होना, इंक्रीज़ होना। और ये टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ होता है, ड्यू टू इंक्रीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब फ़ज़ा में मुसलसल जमा होती जाएगी तो सूरज से आने वाली जो जितनी भी रेडिएशन हैं, जितनी ज़मीन को ज़रूरत है, उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा रेडिएशन हैं वो हमारी फ़ज़ा में ही रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड उनको वापस बाहर वाली फ़ज़ा में नहीं जाने देगी, तो वो इधर ही स्टे करते करते ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है वो मुसलसल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब आगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब ज़मीन का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारी जो क्लाइमेट होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज ऑफ क्लाइमेट, यानी हमारी जो आबो हवा है मुकम्मल तौर पर आपको पता है कि आजकल अगर आप देखें मुकम्मल तौर पर चेंज हुई हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो कि हज़ारों साल से बर्फ़ की तय जमी हुई हैं वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, पिघलना शुरू हो जाते हैं जब मुसलसल टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स का क्या होना, मेल्ट करना। जितने ग्लेशियर्स पिघलेंगे उसके बाद इतना ही हमारे पास जो पानी के समुद्रों में पानी है उसका जो लेवल है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। राइज ऑफ सी लेवल। ठीक है, अच्छा, क्लाइमेट के चेंज होने से क्या मुराद है। अब आप देखें कि आप जो पिछला साल 2025 गुजरा है उसमें आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं। ठीक है, उससे पहले हमने कभी भी क्लाउड ब्रस्ट का नाम इतना नहीं सुना था। तो ये आप देखें कि ओवरऑल हमारी क्लाइमेट के अंदर एक तब्दीली ही वाक़या हो गई है कि एक स्पेसिफिक एरिया में कोई क्लाउड ब्रस्ट होके उस एरिए को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है।
उसके बाद आप देखें कि पहले अगर आप देखें पुराने दौर में बारिशें कितनी ज़्यादा होती थी, ठीक है, लेकिन अब देखें बारिशें बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, क्योंकि हमारी जो फ़ज़ा है वो मुसलसल गंदी हुई है। पहले आप देखें कि बर्फ़ 5-5 6-6 दफ़ा बर्फ़ पड़ती होती थी जब हम लोग छोटे होते थे, लेकिन अब आप देखें कि बर्फ़ मतलब कि शायद हो सकता है कि सर्दियों में एक ही दफ़ा हो, या बाज़ टाइम ऐसी भी सर्दियाँ आजकल गुजरती हैं कि बर्फ़ पड़ती ही नहीं है। तो ये सारा जो ओवरऑल हमारी आबो हवा में तब्दीली किस वजह से आ रही है, यही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से। उसके अलावा सी लेवल का इंक्रीज़ होना, जिससे आपको पता है कि मुसलसल जो है वो पानी की सतह बुलंद होती होती है। जो पानी की जो साहिल के करीब एरियाज़ हैं वो मुसलसल वहाँ पे उनको सैलाब का खदशा रहता है, ठीक है। ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एडवर्स इफ़ेक्ट। अच्छा, उसके बाद दूसरी हम किसके इफ़ेक्ट देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए याद रखें कि ये पहले से फ़ज़ा में मौजूद नहीं है, ये एक इंतहाई जहरीली गैस है, पॉइजनियस एंड टॉक्सिक गैस है, एंड टॉक्सिक गैस है। तो ये क्या करती है कि ये जब फ़ज़ा में मौजूद होती है तो उसमें इंसान और जो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स हैं, जब वो इसमें हवा में सांस लेते हैं तो ये हमारे ब्लड के अंदर जो HB होता है, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसके साथ मिल जाती है, रिएक्ट विद HB यानी हीमोग्लोबिन, एंड लिमिट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप देखें कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान कौन सी गैस हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आपको बताया कि जब हम सांस लेते हैं नाक के ज़रिए से भी और मुंह के ज़रिए से भी, तो वो सांस जो हवा है सबसे पहले हमें कहाँ पे जाती है, फेफड़ों में जाती है, ठीक है। तो फेफड़ों में आके जब हार्ट से ब्लड फेफड़ों में पहुंचता है तो वो जो एयर है, एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल हो जाती है, और जो गंदा खून फेफड़ों में आया था उसके अंदर मौजूद जो एयर है वो वापस फेफड़ों में आके उधर से हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है। क्योंकि अगर आप अपने सांस लेने के प्रोसेस को गौर से देखें तो एक चीज़ हम अंदर लेके जा रहे हैं और एक चीज़ बाहर लेके आ रहे हैं। जो बाहर लेके आ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखें कि वही जो ऑक्सीजन फिर हार्ट से आगे हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स तक जाती है, और हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स नॉर्मल फिर वर्क करते हैं। लेकिन जब हम एक कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें वो कर रहे हैं तो वो जो हमारे पास ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं जाएगी बल्कि CO की फॉर्म में जाएगी। और जब वो CO की फॉर्म में जाएगी तो वो ऑक्सीजन फिर जाके ब्लड के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन से मिलेगी, और फिर हमारी पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इतनी कम होती जाएगी कि अब यानी कि शुरू में क्या होगा कि आपको सर का दर्द महसूस होगा जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस शामिल हो जाएगी। उसके बाद सर का दर्द होने के बाद उसके बाद आप थकावट महसूस करेंगे, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। उसके बाद अगर आप मुसलसल इस तरह के माहौल में सांस ले रहे हैं तो इवेंचुअली आपकी क्या हो गई, लास्ट पे डेथ हो सकती है, ठीक है। कि अब इसके आपको सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग घरों में हीटर जला के या वो जो कोयले वाली जो अंगीठीज़ होती हैं वो अगर जला के अपने रख लें तो उनके अंदर से आप देखें कि अनबर्नड कार्बन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में जमा हो जाती है। तो अगर कोई बंदा सोया हो, अक्सर सर्दियों में इस तरह के हादसात होते हैं कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जमा हो जाती है कमरे में, तो वो मुसलसल ज़रा सोया हुआ बंदा उसी कार्बन मोनोऑक्साइड में सांस लेता है, और सुबह जब उठते हैं तो उनकी डेथ हुई भी होती है। अक्सर गाड़ियों के अंदर भी यही होता है कि एक गाड़ी के अंदर मुसलसल अगर आप में सर्दियों में शीशा बंद करके आप चल रहे हैं तो वहाँ पे एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मुकम्मल तौर पर जितनी भी ऑक्सीजन उस गाड़ी के अंदर मौजूद थी वो सारी जब यूज़ हो जाती है गाड़ी में, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ये जमा होना शुरू हो जाती हैं। और अक्सर सर्दियों में आपने देखा होगा कि इस तरह के हादसात भी होते हैं। जैसे आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल मैरी में आपने देखा था कि रात के टाइम बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की वजह से मैरी के रास्ते में फंस गए थे, और उन्होंने अपनी हीटर जला के, गाड़ी के हीटर जला के अपने जो गाड़ियों के शीशे वगैरह उन्होंने बंद किए हुए थे। तो गाड़ियों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जमा होने की वजह से सुबह के टाइम जब लोग वहाँ पे पहुँचे तो उनकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि उनकी बॉडी में यही वाली जो गैस है वो जमा होना शुरू हो जाती।
बहुत आपने अपनी डेली लाइफ में इनके असरात बहुत ज़्यादा देखे होंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरा पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट्स मैटर, ठीक है। अच्छा, पार्टिकुलेट्स मैटर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी अगर फ़ज़ा जब आलूदा सी फ़ज़ा होती है उसको और गौर से देखें तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। पार्टिकुलेट्स मैटर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक होता है स्मोक। आप धुएँ को अगर गौर से देखें तो उसके अंदर भी छोटे छोटे जो होते हैं वो डस्ट पार्टिकल जैसे मूव कर रहे होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, अनबर्नड कार्बन होते हैं। उसके अलावा पार्टिकुलेट्स मैटर में हमारे पास फ्यूम्स आते हैं। उसके बाद सूट, ये भी एक धुएँ की किस्म है। डस्ट, पोलन्स जो कि डिफरेंट प्लांट्स के होते हैं, पोलन्स। उसके अलावा स्पोर्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं, पार्टिकुलेट्स मैटर के अंदर आते हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर आप एक ऐसी फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं जिसमें ये मैटर्स मौजूद हैं, स्मोक मौजूद है, फ्यूम्स मौजूद हैं, सूट धुआं है, डस्ट है, पोलन है, स्पोर्स है, ठीक है, तो आपको आगे फिर इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मीन्स सांस के रेलिवेंट प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। और इससे फिर लोगों को कैंसर भी हो सकता है। किस टाइप का कैंसर, यानी कि जो फेफड़ों का कैंसर होता है। सलसल अगर ये पार्टिकल्स, अगर आप स्मोक में धुआं वो सांस ले रहे हैं, डस्ट आपकी बॉडी में मुसलसल जा रही है, पोलन्स आपके जो डिफरेंट प्लांट्स के पोलन्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो अगर आपकी बॉडी में चले जाएं तो उससे फिर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस के रेलिवेंट प्रॉब्लम और फिर कैंसर भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ वन क्या है, मीथेन, CH4। ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसको कौन सी गैस बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैस। अब वो वाली गैसेस जो कि आके फ़ज़ा में फ़ज़ा का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का बायस बनती हैं, उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। जिसमें हमारे पास एक गैस हुई कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हमारे पास क्या हो गई, मीथेन। ये ग्रीन हाउस गैस है। इसकी भी जो फ़ज़ा में मुसलसल कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक, इसकी हमने पीछे एक्टिविटीज़ पढ़ी थी कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से ये फ़ज़ा में इंक्रीज़ हो रही है। तो सेम आप समझ लें कि जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन अलार्मिंग सिचुएशन पे है, सेम ये जो मीथेन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन पे मौजूद है, ठीक है। तो सेम इसकी वजह से भी आप समझ लें कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारे इफ़ेक्ट जो हमने पीछे पढ़े हैं, क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके आप लोग भी गवाह हैं और आपने खुद अपनी आंखों से ये वाली चीज़ें देखी होंगी। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ वन है NOx। NOx मीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे पहला मेन इनका जो इफ़ेक्ट होता है कि ये आगे एसिड रेन का बायस बनते हैं, एसिड रेन का बायस बनते हैं, ठीक है। एसिड रेन का बायस कैसे बनते हैं, पहले से आपको पता है कि ना तो फ़ज़ा में नाइट्रोजन ऑक्साइड पहले से मौजूद नहीं होती। जैसे कि ये मैंने आई थिंक पीछे भी हमने एसिड रेन का एक टॉपिक डिस्कस किया था कि फ़ज़ा में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। तो फ़ज़ा में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं वो मिल के H3CO3 एक एसिड बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये वीक एसिड होता है जो ये पहले से हमारी ये जो बारिश नॉर्मली जो ज़मीन के ऊपर पड़ती है उसमें मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन जब फ़ज़ा में हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड शामिल हो जाते हैं तो ये ऑक्साइड जाके बारिश के पानी के साथ मिलते हैं। हमारे पास NO2 भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। ये जब बारिश के पानी के साथ मिलते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 बना लेते हैं। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। ये आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उसके बाद जब ये नाइट्रिक एसिड फ़ज़ा में बन जाता है तो वो बारिश के पानी में, जब वही बारिश ज़मीन पे आती है तो उस वो नॉर्मल बारिश नहीं होती बल्कि उसको कौन सी रेन बोला जाता है, एसिड रेन, ठीक है। अब आपको पता है कि एसिड का जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ठीक है। ये हमने पीछे भी इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट पढ़े थे कि जैसे
ये बारिश का पानी आपको पता अल्टीमेटली कहाँ पे जमा हो जाता है, लेक्स में, ठीक है, लेक में जमा हो जाता है एंड इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। और जो पानी में रहने वाले जानदार हैं, एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है सबसे पहले ज़मीन के ऊपर होता है, तो ज़मीन से जमा होने के बाद छोटे छोटे नदी नालों में से, गस्सों से गुजरते हुए दरिया में, दरिया से गुजरते हुए फिर इवेंचुअली लास्ट पे कहाँ पे शामिल हो जाता है, समुद्रों में, ठीक है, ओशंस में शामिल हो जाता है। अब आप देखें ये पानी जहाँ कहीं से भी गुजर रहा है, नदी नालों में, दरियाओं में, वहाँ के उसके अंदर भी बहुत सारी लिविंग थिंग्स मौजूद होती हैं, ठीक है। अब उनकी लाइफ को ये बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा ये जो एसिड रेन ये इफ़ेक्ट करती है बिल्डिंग्स को, इफ़ेक्ट बिल्डिंग्स एंड प्लांट लाइफ। उसके अलावा प्लांट की लाइफ को भी मुतासर करती है, यानी कि प्लांट के पत्तों के ऊपर जब गिरेगी तो पत्तों को टोटली ये डैमेज कर जाती है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो प्लांट के लिए फूड फैक्ट्री का काम करते हैं। प्लांट की जो पूरी खुराक होती है वो उनके पत्तों में प्रिपेयर होती है। अब एसिड रेन की वजह से जब उनके पत्ते इफ़ेक्ट करेंगे तो उनकी पूरी लाइफ मुतासर होगी। उसी तरह आपने अक्सर शहरों में देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी बाहर वाली जो सरफेस होती है वो पेंट उखड़ा हुआ, वो बुरी सी लग रही होती है, वो सारा कुछ जो होता है वो किसका इफ़ेक्ट होता है, इसी एसिड रेन का ही इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, उसके अलावा एसिड रेन के अलावा ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं इनकी वजह से हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोग भी बनता है। फोटोकेमिकल स्मोग, केमिकल स्मोक, अक्सर आपने टीवी में न्यूज़ के दौरान इसका नाम सुना होगा कि पाकिस्तान में फ़लाँ शहरों में एक वो कुछ बनी हुई है, स्मोक सी बनी हुई है, जो कि देखने के लेवल को इंतहाई कम कर रही है, जिस वजह से अक्सर पाकिस्तान में डिफरेंट रूट्स के ऊपर उन्हें पाबंदी लगाई होती है कि फ़लाँ रूट के ऊपर जो है वो अभी सफ़र करने से ग्रेज़ करें, क्योंकि वहाँ पे मतलब इतनी स्मोक बनी हुई है कि आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, और अक्सर गाड़ियों के एक्सीडेंट भी इसी वजह से होते हैं। बेसिकली ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है इसके अंदर डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स मिले हुए होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक हमारे पास डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसके अलावा NOx नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि कार्बन के वो कंपाउंड जो कि मुकम्मल तौर पर बर्न नहीं हुए वो जो है वो हमारे पास इस फोटोकेमिकल स्मोक में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है इससे आगे फर्दर डिफरेंट इफ़ेक्ट मज़ीद होते हैं, जैसे इरिटेशन होती है आँखों को, इरिटेशन टू आइज़, क्योंकि आप इस तरह की स्मोक में अपनी आंखों पे ज़ोर लगा के आगे वाला एरिया को देखने की कोशिश करते हैं तो फिर उसमें आंखों में क्या होती है, इरिटेशन होती है। उसके अलावा नोज़ में इरिटेशन होती है, गले में इरिटेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा सेम बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर लास्ट वन है SOx, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सेम जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे NOx की वजह से एसिड रेन होती है, सेम SOx यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स की वजह से भी, सल्फ़र के ऑक्साइड्स की वजह से भी एसिड रेन होती है। सेम ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये भी फ़ज़ा में मौजूद वाटर के साथ मिलके एक और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनने की वजह बनता है, और सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है ये भी इंतहाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। सेम इसके इफ़ेक्ट में ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ कि एसिड रेन एक्वेटिक लाइफ को मुतासर करती है, प्लांट लाइफ को मुतासर करती है, उसके अलावा साइल को मुतासर करती है, बिल्डिंग्स को मुतासर करती है, ठीक है। उसके अलावा सेम इसकी सल्फ़र के ऑक्साइड की वजह से डिफरेंट तरह के रेस्पिरेटरी और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा एसिड ये जो सल्फ़र के ऑक्साइड हैं इसकी वजह से भी हमारे पास, जैसे उसकी वजह से फ़ोटोकेमिकल स्मोक बन रही है, इसकी वजह से हमारे पास हेज़ बनती है, ठीक है। हेज़ भी सेम आप समझ लें कि फ़ोटोकेमिकल स्मोक और हेज़ ये दोनों जो है वो मिलती जुलती चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, और
जब फ़ज़ा को अगर गौर से देखें तो एक स्पार्कलिंग अपीयरेंस देखते हैं कि ऐसे लगता है कि फ़ज़ा के अंदर कोई चीज़ मूव कर रही है, यानी कि इंतहाई छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर फ़ज़ा में शामिल हो जाते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल सस्पेंड इन एयर, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर, यानी कि सल्फ़र के ऑक्साइड्स की वजह से फ़ज़ा में इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब कि सस्पेंड कर रहे होते हैं कि आपको जो विजिबिलिटी है, दूर तक जो विजिबिलिटी है वो इंतहाई कम हो जाती है। और जब इस तरह की एयर के ऊपर रोशनी पड़ती है तो आपको ऐसा लग रहा है कि स्पार्कलिंग हो रही है, फ़ज़ा में कुछ छोटी छोटी चीज़ें बिखरते हुए आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ऐसे लगता है कि फ़ज़ा में छोटी छोटी चीज़ें घूम रही हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से ये हेज़ फ़ज़ा में बन जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इन छोटे पार्टिकल्स के ऊपर सनलाइट गुजरती है तो ये उससे हमें लगता है कि फ़ज़ा में स्पार्कलिंग सी हो रही है। तो जब फ़ज़ा में आप समझ लें कि इस तरह की ये इस तरीके से मुसलसल वो कुछ हो रही है। ठीक है, तो जब ये ऊपर सनलाइट नीचे आएगी, ये सपोज़ कि ये सूरज की रोशनी है, तो फ़ज़ा में ये छोटे छोटे पार्टिकल इस तरीके से बिखरे हुए हैं। तो सूरज की रोशनी जब आएगी तो जब वो इन पार्टिकल्स के अंदर से गुजरेगी तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, कुछ रोशनी को अपने अंदर जज़ब कर देते हैं, अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी, और कुछ रोशनी को क्या कर लेंगे, स्कैटर कर लेंगे। दो तरह के फिनामिना इनके अंदर होंगे हैज़ के अंदर। ठीक है, कुछ लाइट जो है वो सूरज से जो आ रही है ये जज़ब कर लेंगे, और कुछ लाइट के जज़ब करने के बजाय इसको क्या कर लेंगे, स्कैटर कर लेंगे। ये जो लाइट का कुछ पोर्शन अब्ज़ॉर्ब हो जाना और कुछ पोर्शन स्कैटर हो जाना, इस वजह से ओवरऑल ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है इसकी जो क्लैरिटी है वो टोटली इफ़ेक्ट हो जाती है, और हमारी फ़ज़ा का जो कलर है वो टोटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम ज़मीन से ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो बाज़ टाइम हमें आसमान बिल्कुल क्लियर ब्लू नज़र आता है। अक्सर बारिश के बाद आसमान का कलर बिल्कुल साफ़ ब्लू कलर होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जब इंतहाई बहुत लंबे अरसे तक बारिशें रुकी हुई होती हैं तो उस दौरान जब हमें आसमान नज़र आता है तो बिल्कुल हमें आसमान का कलर टोटली चेंज होता है। इवन कि आप अगर कश्मीर की एक जगह से देख के आप सामने वाली किसी जगह को देख रहे हैं तो बारिश के बाद आपको वो जगह बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होती है। ठीक है, लेकिन जब बहुत अरसे के यानी बारिश नहीं हुई होती तो उस दौरान आपको इवन के विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि आपको सामने वाला एरिया क्लियर नज़र ही नहीं आ रहा होता, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा एरिया नज़र आ रहा होता है। और जो ओवरऑल हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसका जो कलर है वो टोटली क्या हो जाता है, चेंज हुआ होता है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट्स मैटर, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फ़र के ऑक्साइड के एडवर्स इफ़ेक्ट पड़े हमारी ओवरऑल एटमॉस्फेयर के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर। डिफरेंट इसको डिटेल में मैंने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह चैनल पे मैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।